Hello student, how are you? Uh, so we have completed 5 chapter of our NCERT science book. Now we are moving forward to the 6th chapter, which is physical and chemical changes. Okay, in the previous chapter we have learned about acids, bases and salts. What are the different types of acid and bases and salt? What are the indicators, natural indicator and artificial indicator, and what is the use of antacids, etc. We have studied in the previous chapter, and mostly in the previous chapter the concept and the things were related with the chemicals, है ना। पिछले चैप्टर में अधिकतर चीज़ें जो केमिकल से रिलेटेड थी, तो उनका भी कुछ थोड़ा सा डिस्कशन इसमें होगा। केमिकल चेंजेस में केमिकल्स का, साथ में फिजिकल चेंजेस भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो अभी क्या होने, इसमें हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, चेंजेस के बारे में, कि चेंजेस क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग समझेंगे। चेंजेस होना क्यों बेनिफिशियल है, क्यों किस केस में बेनिफिशियल है, किस केस में हार्मफुल है ना। तो ये हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज़, सिंपल एक्टिविटीज़ को देख करके, समझ करके करेंगे। ओके, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर हम लोग सोचा जाए चेंजेस के बारे में, तो चेंजेस क्या होता है। चेंजेस का मतलब होता है कि किसी चीज़ के ओरिजिनल फॉर्म में परिवर्तन हो जाना, है ना। स्टार्टिंग में कोई चीज़ अलग दिख रहा है, या उसका लुक या उसका शेप साइज कुछ अलग है, या कुछ अलग तरह का उसका स्मेल, या बहुत सारी चीज़ें आप देखते होंगे। जैसे खाना है, फ्रेश है, ठीक ना, फिर उसको एक दिन बाद रखेंगे, इतनी गर्मी है, अभी तो समर सीजन चल रहा है, एंड होने वाला समर सीजन, तो इसमें क्या होता है, सुबह का खाना शाम को रखेंगे अगर ढककर, तो वो उसमें स्मेल आने लगेगी, क्योंकि वो बासी हो जाएगा, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाता है, इस वजह से वो स्मेल करने लगता है। तो ये चेंज हुआ ना, एक तरह का ये चेंज है। इसी तरह जैसे कि आटे को गूँथ करके रोटी बनाया गया, तो ये भी एक चेंज हुआ, है ना। आटे गूँथ करके लोई बनाया गया, लोई से फिर रोटी बनाया गया, हाँ, और अल्टीमेटली उसका शेप साइज चेंज हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे डेली लाइफ में चेंजेस होते हैं, यानी चेंजेस लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिना चेंज के कुछ भी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जो लाइफ इज अ साइकिल ऑफ चेंजेस। व्हेन देयर इज नो चेंज देयर विल बी नो प्रोसीडिंग इन द लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है, हर सेकंड, हर मिली सेकंड, और चेंज होने से ही लाइफ आगे बढ़ती रहती है। तो ऐसे ही बहुत सारे तरह के चेंजेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप हम लोग ध्यान से देखेंगे अपने आसपास, तो अभी तो मैंने कुछ एग्जांपल दो दिए। आप देख सकते हैं कि जैसे चीनी, मान लीजिए आपको कोल्ड ड्रिंक पीना है, लेकिन अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो बाहर का कुछ भी पैकेट सामान या कुछ भी खाना मतलब सही नहीं होगा। इससे अच्छा है कि आप घर पे ही शरबत या कुछ बना कर पी सकते हैं। गर्मी के दिनों में लोग नींबू का शरबत, शिकंजी वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, पानी लेंगे और चीनी लेंगे, और नींबू या कुछ भी ले लेंगे, उसका जूस डाल देंगे, ठीक, उसको मिक्स कर देंगे। तो यानी चीनी अलग था, ठीक ना, उसको पानी मिला दिया तो घुल गया, एक नया चीज़ बन गया, यानी उसमें चेंजेस हुआ। सॉलिड फॉर्म में शुगर था, पानी में डालने पे वो सॉल्युबल हो गया, घुल गया ना। तो एक तरह का ये चेंज हुआ ना। और वो फ्रूट का जो जूस था, लेमन का, हम उसमें भी उसको स्क्वीज करके, गार करके, जिसको हिंदी में बोलते हैं, डालेंगे तो वो भी मिक्स हो जाएगा, उसका भी शेप चेंज होगा। स्क्वीज करेंगे तो नींबू का आकार भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, है ना। तो ये सब चेंजेस ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारे, हर तरफ चेंजेस आप देखेंगे अगर आप बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे अपने आसपास। फिर आप देखेंगे कि जैसे यहाँ दिया हुआ है कि ये एक हो गया कोल्ड ड्रिंक बनाने का, जैसे शरबत वगैरह बनाने के लिए बताया है कि एक चेंज है। जैसे कि दूध से दही बनना, मिल्क से कर्ड बनना। मिल्क में जो शुगर होता है बच्चों, वो क्या होता है, लैक्टोज शुगर। कौन सा शुगर, लैक्टोज, ठीक ना। इसकी वजह से मिल्क स्वीट टेस्ट में होता है, वो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, लैक्टोज शुगर, जिसकी वजह से मिल्क टेस्ट स्वीट। ओके, बट with the help of lactobacillus bacteria, this lactose sugar change into lactic acid, ठीक ना। कि जो दूध में, मिल्क में लैक्टोज शुगर होता है, वो एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, उसके प्रेजेंस में वो लैक्टोज शुगर किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। और ये बैक्टीरिया कब एक्टिव होता है, जब ये मिल्क जो है गर्म रहे और ढका रहे, उसको मतलब
ठंडे जगह पर ना रखा जाए तो थोड़े गर्म जगह पर ये बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है और बहुत तेज़ी से अपने संख्या को मल्टीप्लाई करता है और फिर अल्टीमेटली क्या हो जाता है, दूध के शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए जो दही रहता है खट्टा लगता है। तो ये भी एक तरह का चेंज हो गया है ना, दूध से दही बनना। तो इस तरह से बहुत सारे आप चेंजेस ऑब्जर्व कर सकते हैं ध्यान से देखें तो। दूध का टेस्ट चेंज हुआ और जो दूध लिक्विड फॉर्म में था वो सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा दही बनने पर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। ऐसे ही एक दिया हुआ है यहाँ पर कि स्ट्रेच रबर, यानी रबर बैंड जो होता है उसको अगर स्ट्रेच करें, रबर बैंड आप लोग जानते हैं कि स्ट्रेचेबल होता है, यानी उसको खींचेंगे तो तनाव होगा उसमें तो स्ट्रेच हो जाएगा, लेकिन जैसे छोड़ेंगे वापस वो ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, है ना। तो ये भी एक तरह का चेंज है। तो इस तरह के बहुत सारे चेंजेस आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और यहाँ पे जैसे कि आप अपने नोटबुक में जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें आप प्रतिदिन जब तक ये चैप्टर चल रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अपने घर में या थोड़े आसपास तो निकलना अभी सेफ़ नहीं है, लॉकडाउन या अभी भी कोरोना वायरस का काफ़ी ज़्यादा डेंजर है, इसलिए फिर भी घर में देख सकते हैं आप बहुत सारे चेंजेस को और उसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक में, जो नोटबुक है सॉरी, उसमें आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं किस तरह के चेंजेस आप देखते हैं डेली लाइफ में अपने घर के अंदर, या थोड़ा बाहर निकल रहे हैं अगर आसपास मास्क वगैरह पहन के तो उसको भी देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह के चेंजेस जो होते हैं उनको आप लिस्ट बनाइए और अपने नोटबुक में, फेयर नोटबुक में जब ये चैप्टर एंड होगा तो उसको एज ए प्रोजेक्ट एक पेज में लिस्ट करके लिख दीजिए कि क्या क्या चेंजेस आपने देखे, कौन सा चीज़ किस फॉर्म से किस फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो ओवरऑल फ़िलहाल हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। मेन दो कैटेगरी है चेंजेस का, वो है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, है ना। और इसके अलावा और भी चेंजेस के टाइप्स होते हैं, जैसे फास्ट चेंज, स्लो चेंज। फास्ट चेंज का अगर एग्जांपल देखें तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो बहुत फास्टली होते हैं, बहुत तेज़ी से होते हैं, जैसे कि दूध से दही बनना, कुछ घंटों में दूध से दही बन जाता है। लेकिन पौधे से, एक स्मॉल प्लांट से एक बड़ा प्लांट बनने के लिए क्या होता है, उसमें बहुत समय लगता है, कई महीने लग जाते हैं कुछ प्लांट को बड़े होने में, कुछ प्लांट को ट्री बनने में तो सालों लग जाते हैं, है ना। तो ये स्लो चेंज हो गया है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो फास्ट चेंज और स्लो चेंज की कैटेगरी में भी आती हैं। फिलहाल तो हम लोग का मेन फोकस क्या रहेगा, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, है ना। तो चलिए फिजिकल चेंज समझते हैं कुछ एक्टिविटीज़ की हेल्प से। जैसे पहला एक्टिविटी 6.1 है। 6.1 में क्या कहा है, इस पिक्चर को देखिए ध्यान से। ये एक पेज है रेड कलर का, ठीक है, पेपर है, उसको काट लीजिए 4 पीसेस में। फिर एक जो उसका पीस बना है उसके भी 4 टुकड़े कर लीजिए। ऐसे इसके भी 4 टुकड़े कर लीजिए, इसके भी 4 टुकड़े कर लीजिए, इसके भी 4 टुकड़े कर लीजिए। इस तरह से और भी छोटे छोटे टुकड़े भी इसको कर लीजिए, मतलब सीजर की हेल्प से काट लीजिए। ओके, फिर आप क्या देखेंगे ओवरऑल कि अल्टीमेटली जो ये पेज था वो पेज ही रहेगा, काटने पर पेज कुछ और फॉर्म में तो चेंज होगा नहीं, लेकिन क्या होगा, केवल उसके शेप एंड साइज में अंतर पड़ेगा, है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में पूरा एक पेज रहा होगा, लेकिन हम लोग उसको छोटे छोटे टुकड़े में इक्वल साइज में काट दिए हैं, तो साइज डिफ़र हो जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, वो पेज वही रह रहा है। तो ये फिजिकल चेंज का एक सिंपल सा एक्टिविटी है ना। क्या इसको हम लोग ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं, यानी फिर से वापस इसको पूरा पेज एक बना सकते हैं? तो कह सकते हैं कि इसको चिपका करके ग्लू से, टेप से या और किसी स्टिकिंग मटेरियल से इसको चिपका दे सकते हैं, तो ये पूरा पेज जैसा लगेगा, है ना। तो ये हो सकता है। दूसरा एक्टिविटी देखते हैं 6.2। इसमें क्या है कि आप चॉक पाउडर, चॉक वगैरह यूज होता है स्कूलों में, टीचर्स पढ़ाते हैं, समझाते हैं, लिखते हैं, तो उसका चॉक यूज करते हैं तो उसके बहुत सारा पाउडर नीचे रब करते हुए, डस्टर से रब करते हुए वो नीचे गिर जाता है। तो उस चॉक पाउडर को इकट्ठा करिए, और अगर मान लीजिए चॉक पाउडर नहीं है तो आप क्या करिए कि कुछ चॉक्स ले लीजिए और उसको क्रश करके, पीस करके उसका पाउडर बना दीजिए, और फिर पाउडर बना के उसमें पानी मिला दीजिए, ठीक है। पानी मिलाकर उसको रोल करिए और फिर उसको एक फिर से शेप देने का प्रयास करिए, ताकि वो फिर से क्या बन जाए, फिर से वो उसी फॉर्म में हो जाए, यानी कि सिलेंड्रिकल शेप में, यानी चॉक के रूप में हो जाए, है ना। तो डिड यू रिकवर द चॉक फ्रॉम द डस्ट।
तो क्या ये चॉक पाउडर से चॉक वापस बन जाएगा? तो कह सकते हैं कि एक तरह से वो बन जाएगा, लेकिन उतना स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, क्योंकि चॉक जो बनता है उसमें केवल वाटर नहीं मिक्स किया जाता है, उसके साथ साथ थोड़ा सा कुछ स्टिकिंग मटेरियल ग्लू रहता है, यानी वाटर सॉल्युबल ग्लू होता है, जिससे वो थोड़ा स्टेबल रहता है और पॉलिश्ड रहता है, वेल पॉलिश्ड रहता है। चॉक आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फाइन रहता है, स्मूथ, मतलब चिकना रहता है। जबकि हम लोग पाउडर से बनाएंगे तो उतना चिकनाहट तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर वो चॉक जैसा बन जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देखेंगे, चॉक के पाउडर से चॉक बना दिए, चॉक जैसा बना दिए, ठीक है। उसको पेस्ट बना करके पानी में और उसको रोल करके और उसको ड्राई करके चॉक जैसा बना दिए। फिर आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या होता है कि एक्टिविटी 6.3, टेक सम आइस इन ग्लास। कुछ आइस के टुकड़े लीजिए, यानी बर्फ़ के टुकड़े लीजिए, आइस क्यूब जिसको बोलते हैं, और उसको एक टम्बलर में लीजिए। टम्बलर का मतलब बच्चों क्या होता है? टम्बलर मीन्स होता है कि कोई ऐसा बर्तन जिसके हैंडल ना हो, ठीक ना, जैसे ग्लास, पीने वाला पानी का ग्लास जो होता है उसको। तो कांच का कोई टम्बलर ले लीजिए, या फिर कोई प्लास्टिक का टम्बलर ले लीजिए, ठीक। और फिर उसमें बर्फ़ के टुकड़े, आइस क्यूब लीजिए, और फिर क्या करेंगे आप लोग, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि हाँ, उस टम्बलर को सनलाइट में रख दीजिए, ठीक। सनलाइट में रख देंगे तो थोड़ा सा बर्फ़ पिघल जाएगा। बर्फ़ को पूरा नहीं पिघलाना है, थोड़ा देर सनलाइट में रखिए, और फिर ऐसा रखिए कि ताकि थोड़ा कुछ आइस क्यूब्स जो हैं पिघल जाएँ, कुछ बचे रहें। फिर उसको तुरंत हटा लीजिए कुछ मिनटों बाद या कुछ सेकंड बाद। फिर उसको, ये जो मिक्सचर हो गया है, इसमें पानी भी है, आइस भी है। पहले तो केवल आइस था, लेकिन अब आइस थोड़ा सा पिघल गया है सनलाइट में। उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए, और सॉल्ट डालने के बाद फिर क्या करिए कि उसको फिर से ये पूरे टम्बलर को, ग्लास को, जिसमें पानी भी है, आइस भी है और सॉल्ट भी डाला गया, उसको फ्रिज में रख दीजिए। तो अब क्वेश्चन पूछा है, डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन? तो पूछ रहा है क्या पानी फिर से बर्फ़ बन जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जी, जब भी हम लोग आइस में पानी को डालते, नमक को डालते हैं, तो नमक क्या करता है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब बच्चों ऐसा वो टेम्परेचर जिस पे जो पानी है बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक ना, यानी 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस को क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रीजिंग पॉइंट। तो नमक को डालने पर बर्फ़ का जो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, यानी 0 डिग्री से भी और कम हो जाता है, यानी माइनस में चला जाता है, यानी और कूलिंग ज़्यादा हो जाता है। अब कूलिंग ज़्यादा हो जाता है तो क्या होगा कि बर्फ़ पिघलेगा नहीं, और चूँकि इसको फ्रिज में रख दिए हैं तो वापस जो है बाकी पानी जो पिघला हुआ है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा कि पानी से बर्फ़ बन रहा है, ठीक। पहले बर्फ़ लिए, बर्फ़ को पिघलाया थोड़ा सा, तो पानी बना, थोड़ा सा बर्फ़ रहा, फिर वापस फ्रीज किए, नमक डालें, तो फिर से वापस वो क्या हो गया? बर्फ़ में कन्वर्ट हो गया। तो ये हम लोग अभी 3 एक्टिविटी देखें। चौथा देख लेते हैं बच्चों। फोर्थ में क्या है, फोर्थ वाले में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या पाएंगे कि पानी ले लीजिए किसी कंटेनर, किसी बर्तन में, और उसको क्या करेंगे, हीट करिए। हीट करते करते उसको बॉयल करिए ताकि पानी उबलने लगे। जब पानी बॉयल होने लगता है बच्चों, तो उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, यानी जिस टेम्परेचर पे पानी बॉयल हो रहा है उस पार्टिकुलर टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक ना। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे पानी बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाए, उसको फ्रीजिंग पॉइंट यानी 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। तो बॉयल करने लगे पानी को, फिर क्या होगा, कुछ देर बाद बॉयल होने के बाद जो पानी है वो भाप बन के ऊपर उड़ने लगेगा। तो जो कंटेनर में से भाप बन के उड़ रहा है पानी, तो एक और ढक्कन या कुछ किसी बर्तन को लाएंगे, थाली जैसा, जिसका हैंडल हो, और उसको जहाँ भाप निकल के ऊपर उड़ रहा है उसके जस्ट ऊपर उस ढक्कन को पकड़े रहेंगे, हैंडल की हेल्प से दूर से पकड़े रहेंगे ताकि हाथ ना जले, क्योंकि भाप में बहुत ज़्यादा हीट होता है ना। तो क्या देखेंगे, कुछ देर उसको, जैसे यहाँ पर कोई बर्तन ये रखा हुआ है, तो इसके ऊपर, इसके थोड़ा सा ऊपर, ये मतलब भाप ऐसे निकल रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा हैंडल के साथ पकड़े रहेंगे भाप, ताकि पूरा बर्तन के नीचे वाले सतह पर टकराए। फिर थोड़ी देर बाद उसको लगने के बाद 1 मिनट या कुछ
1 मिनट 2 मिनट रखने के बाद हटा लीजिए, तो आप देखेंगे भाप की जगह पे क्या उसके नीचे रहेगा, पानी की बूंदें दिखेंगी। ऐसा आप अपने घर के किचन में भी देख सकते हैं, है ना। तो ये पानी की बूंदें क्यों दिखी, क्या, क्योंकि पहले तो बॉयल किए पानी को तो वो वेपर में कन्वर्ट हुआ, और वापस फिर जब वो टकराया बर्तन से जिसको हम लोग ऊपर रखें, भाप जाकर टकरा रहा है, तो वापस वो ठंडा हो जा रहा है, और ठंडा होकर फिर से वो कंडेंस हो जा रहा है। कंडेंस होके वाटर के ड्रॉपलेट्स में क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है ना। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि पानी का फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैस और गैस से वापस लिक्विड, है ना। अब है 6.5, पाँचवा एक्टिविटी दिया हुआ है बच्चों। यहाँ पर क्या करना है, कॉशन, एक सावधानी बरतना है, वो भी ध्यान देना है। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ फ्लेम। अगर किसी फ्लेम पे कोई एक्टिविटी करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा केयर रखें, थोड़ा क्या, पूरी तरह से केयर रखें, ताकि आपको कोई भी हार्म ना हो, आप जले ना, कुछ चोट ना पहुँचे आपको। तो ये सावधानी बरतने ज़रूरी है। ये सब सारी एक्टिविटी आप जिसमें हीट हो या कोई भी एक्टिविटी आप किसी की निगरानी में करेंगे, टीचर या पेरेंट्स या बड़े भाई बहन की, तो वो सबसे सही रहेगा, ताकि वो बीच बीच में आपको गाइडेंस भी देते रहेंगे। ठीक, तो पांचवा एक्टिविटी देख लेते हैं बच्चों। होल्ड हैक्सॉ ब्लेड। हैक्सॉ ब्लेड मतलब होता है बच्चों कुछ, अगर इसको बनाया जाए, हैक्सॉ मतलब, हैक्सॉ में जैसे आरी होता है उस तरह का कुछ ब्लेड होता है, ठीक है। इसमें ऐसे ऐसे आरी, जिसको आरी जैसा आरी बोलते हैं ना, सॉ, इस तरह का ब्लेड होता है, ठीक है। तो उस तरह के ब्लेड को लेंगे और किसी चिमटे से, टोंग से पकड़ लेंगे, और उसके एक एंड को क्या करेंगे, गैस स्टोव पे रखेंगे। गैस स्टोव पे आग जल रहा है, उस पर लगा देंगे तो जलने लगेगा, ठीक है। जलने लगेगा मतलब आग नहीं पकड़ेगा, वो गर्म होने लगेगा, और काफ़ी देर तक होल्ड करेंगे तो क्या होगा, वो मेटल का बना हुआ है जो ब्लेड है हैक्सॉ, तो वो क्या हो जाएगा, रेड हॉट हो जाएगा। आप देखते होंगे कि कुछ बर्तनों को या कुछ लोहे के सामान या कोई बर्तन को बहुत ज़्यादा हीट कर देंगे तो एकदम लाल हो जाता है ना, रेडिश कलर का हो जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा हीट उसमें एब्जॉर्ब हो गया रहता है। हाँ, तो ऐसा ही यहाँ पर भी होगा। तो वही पूछ रहा है, क्या उस ब्लेड का कलर का टिप का कलर चेंज होगा जिस एंड को हम लोग स्टोव पे रखें, तो बिल्कुल वो रेड हॉट एकदम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म और रेड कलर का दिखने लगेगा। और जैसे उसको हटाएंगे तो कुछ देर तक, तो कुछ सेकंडों, कुछ मिनटों तक वो लाल रहेगा, काफ़ी गर्म रहेगा, लेकिन जैसे ही ठंडा होगा, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा, तो वापस उसका कलर नेचुरल हो जाएगा, उसमें कोई कलर चेंज नहीं रहेगा, मतलब वो रेड जैसा नहीं रहेगा, है ना। तो ये आप देखे होंगे या फिर करके देख सकते हैं गाइडेंस में किसी के, ऐसे नहीं, ठीक। तो ये अब हम लोग एक्टिविटी सारा कंक्लूजन देखते हैं, क्या क्या एक्टिविटी हुई है और उससे क्या कंक्लूड हो रहा है, ओवरऑल क्या समझाना चाह रहा है, किस तरह से ये फिजिकल चेंज में ये सब सारी एक्टिविटीज़ आ रही हैं, या इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं जो फिजिकल चेंजेस में आते हैं। तो देखते हैं अब इसमें क्या है कि पहला एक्टिविटी फर्स्ट और सेकंड देखा जाए तो पहले एक्टिविटी में पेपर लिया गया था, उसको कट किया गया था, जैसा यहाँ पिक्चर बना हुआ है। दूसरे एक्टिविटी में क्या किया गया था कि चॉक पाउडर से चॉक बनाया गया था, पानी में उसको मिक्स करके पेस्ट बना करके उसको रोल किया गया था इस तरह, और फिर उसको ड्राई किया गया था, चॉक जैसा बन गया था। तो ये एक्टिविटी थी। फिर तीसरी एक्टिविटी देखा जाए, तीसरी और चौथी, तो वाटर चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। जो पानी है अपना जो फिजिकल स्टेट है सॉलिड से लिक्विड में चेंज करता है। जैसे हम लोग बर्फ़ लिए थे और उसको सूर्य की रोशनी में सनलाइट में रखे थे तो वो पिघल गया था थोड़ा सा, है ना, फिर उसको हटा दिए थे क्योंकि पूरा नहीं पिघलाना था, थोड़ा सा। फिर बाद में उसको सॉल्ट डाल करके फिर उसको हम लोग क्या कर दिए थे, फ्रिज में रख दिए थे, तो वापस वो क्या हो गया, सॉलिड हो गया था, है ना। तो यानी सॉलिड से लिक्विड हो रहा है और लिक्विड से सॉलिड हो रहा है, यानी फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। और चौथे एक्टिविटी में हम लोग देख रहे थे बच्चों कि क्या हो रहा था, पानी को उबाल रहे थे, भाप में बदल रहा था, यानी लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा था। और वापस जब वो भाप जो है ऊपर आते आते किसी बर्तन से टकरा रहा था तो वापस वो बूंदें फिर नीचे उसके दिखने लग रही थी जब उसको वहाँ से हटा रहे थे, है ना। तो यानी वो कंडेंसेशन होकर वापस गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा था। तो इस तरह की आप लोग
4-5 एक्टिविटी देखें। 5वीं एक्टिविटी तो ये ब्लेड वाली थी जिसको रेड हॉट करने वाला एक्सपेरिमेंट था। तो अब हम लोग समझते हैं कि फिजिकल चेंजेस होते क्या हैं। प्रॉपर्टीज़, वो प्रॉपर्टी जैसे कि किसी चीज़ का शेप, साइज, कलर, स्टेट, ये सब चीज़ें जो होती हैं, इन सब प्रॉपर्टीज़ को क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। किसी भी मैटर का कलर हो, शेप हो, साइज हो, या उसका फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट किसी भी मैटर के क्या क्या होते हैं बच्चों? सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 फिजिकल स्टेट होते हैं, है ना। तो किसी फिजिकल स्टेट में चेंज हो या फिर उसके शेप में, कलर में, साइज में चेंज हो, तो इस तरह के जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। ये सब सारी प्रॉपर्टी किस में आती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी में। और इन प्रॉपर्टीज़ में अगर थोड़ा भी चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। ठीक, यानी किसी भी मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर चेंजेस हो रहे हैं तो उस तरह के चेंज को हम लोग फिजिकल चेंज बोलते हैं। और फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज क्या होता है बच्चों? रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल मतलब कि एक बार वो चेंज हो जाए तो उसको वापस हम लोग रिवर्स करके वापस उसको ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे पानी को गर्म किया तो भाप बन गया, और भाप को ठंडा किया तो वापस क्या बनेगा? पानी। रिवर्स हुआ ना। तो इस तरह, इसलिए फिजिकल चेंजेस क्या बोला जाता है? रिवर्सिबल चेंज। यानी इसमें प्रोसेस उल्टा हो सकता है, रिवर्स किया जा सकता है, टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पे डिपेंड करता है ना। और इन सच ए चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। और हम लोग सारी एक्टिविटी में बच्चों देखे हैं कि कोई भी नया चीज़ नहीं बना है, जो जैसा चीज़ था वही था। जैसे पहले वाले पेज को काटे हम लोग, चाहे जितने भी छोटे छोटे पीसेस में उसको कर दिए, लेकिन वो रहा पेज ही, कुछ नया नहीं बना। इसी तरह सेकंड वाले में चॉक पाउडर से चॉक बनाए तो कोई भी नया केमिकल या कुछ भी नहीं बना, जो चॉक का पाउडर था उसी से चॉक बनाया। तीसरे वाले में आइस से वाटर बनाए, वाटर से फिर आइस बनाए फ्रीज करके। चौथे वाले में पानी को बॉयल किए, फिर वेपर बना, वेपर से फिर वापस कंडेंस होकर वाटर के ड्रॉपलेट्स बने, बूंदें बनी। और यहाँ पर ब्लेड को हम लोग गर्म किए तो रेड हॉट हो गया, वापस ठंडा हुआ तो ब्लेड जैसा ही हो गया। यानी कोई भी नया चीज़ फिजिकल चेंजेस में नहीं बनता है। ठीक है, ये याद रखने वाली 2 बातें हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस जो होते हैं उसी को फिजिकल चेंज बोलते हैं, और फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं करता है, कोई भी नया चीज़ नहीं बनता है। अब आइए बच्चों हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं केमिकल चेंजेस। ठीक ना, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? केमिकल चेंज बच्चों, आप रस्टिंग को जानते होंगे। रस्टिंग यानी जंग लगना, है ना बच्चों। किसी चीज़ पे जंग लगने को रस्टिंग बोलते हैं। जैसे, और रस्टिंग जनरली किस पे आप लोग देखते होंगे? आयरन पे। लोहे की चीज़ों पे ब्राउन कलर का एक लेयर जम जाता है, उसको रस्ट बोलते हैं। और जिस प्रोसेस से वो रस्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं। और ये रस्टिंग कैसे होता है बच्चों? जब किसी लोहे की चीज़ को ओपन में रख देंगे और अगर वो हवा के कांटेक्ट में आएगा, साथ में मॉइस्चर या पानी के कांटेक्ट में आएगा, ये दोनों के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा लोहा, तो फिर उसमें ऊपर के सरफेस पे एक लेयर बन जाता है जो ब्राउन कलर का होता है, जिसको रस्ट बोलते हैं, है ना। और इस रस्ट के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? रस्टिंग प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रस्ट ओवर द सरफेस ऑफ द आयरन आर्टिकल इज नॉन एज रस्टिंग। ओके, तो ये होता है। और ये रस्टिंग हम लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है किसी भी आयरन की चीज़ों के लिए, चाहे वो हमारा गेट हो, खिड़कियाँ हो, रेलिंग हो ना। इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि अपने दरवाजे, खिड़कियों, रेलिंग या जहाँ भी आयरन की चीज़ें लगी हैं, या पुल बना है, बड़े बड़े पुल बनते हैं ना नदियों के ऊपर, तो ये सारे चीज़ों को एक कुछ पार्टिकुलर टाइप के अलग अलग तरह के पेंटिंग से, केमिकल से उसको पेंट किया जाता है ताकि उस पर रस्टिंग ना हो। रस्टिंग कम नहीं होगा, जब उस पेंट कर देंगे तो क्या होगा कि ऑक्सीजन और वाटर का सप्लाई आयरन के सरफेस से ख़त्म हो जाएगा, है ना। जब आयरन के सरफेस से वो कांटेक्ट में आएगा नहीं हवा या पानी, तो फिर रस्टिंग नहीं होता है। इसलिए पेंटिंग वगैरह की जाती है ना। जैसे इसमें दिया है कि आप गार्डन में जाते हैं, पार्क में जाते हैं, पब्लिक प्लेस में जो होते हैं गार्डन, पार्क, वहाँ पे बेंचेस होते हैं, हो सकता है सीमेंट के भी बने हो या फिर आयरन के भी बने होते हैं, लोहे के बने हुए गेट होते हैं। इस सब पे रस्ट होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, या रस्ट लगा भी रहता है ना, क्योंकि वो एक्सपोज यानी वो ओपन है, कहीं से प्रोटेक्टेड नहीं है। और हमेशा उसमें पेंटिंग वगैरह अगर अथॉरिटी करवाएगी तब तो ठीक है, अदरवाइज रस्ट बहुत जल्दी लग जाएगा और वहाँ ये सब सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी।
है ना। अब देखते हैं, जैसे कि आप एक छोटा सा एक्टिविटी या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रस्टिंग कैसे होता है अपने घर में भी, किचन में, कि किचन में कोई लोहे के बहुत सारे बर्तन होते हैं, तवा होता है, कढ़ाई होती है, ऐसे लोहे के, मतलब तवा लोहे के अलावा भी और मेटल का भी आता है। लेकिन अगर आप लोहे के तवे को देखेंगे तो उसको मतलब रोटी बनाने के बाद घर में मम्मी या जो भी खाना बनाती हैं तो वो उसको फिर धो करके रख देंगी। लेकिन अगर उसका पानी नहीं पोंछेंगी तो कुछ देर या कुछ घंटे तक पानी अगर इसमें लगा रह गया या कुछ दिन ऐसे पानी लगा रह गया तो क्या होगा, पानी कांटेक्ट में, और हवा तो है ही हर जगह, तो एयर और पानी के रिएक्शन से क्या बन जाएगा, ब्राउन कलर का लेयर बन जाएगा, यानी रस्ट बन जाएगा। ठीक ना। तो रस्ट इज लेफ्ट दैट स्टेट फॉर सम टाइम, रस्ट इज नॉट आयरन। तो इसमें ये लिखा है कि जो रस्ट है वो आयरन नहीं है, जो लोहे पे लग रहा है जंग वो लोहा नहीं है, वो लोहा नहीं, कोई और केमिकल है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अगर उसका हम लोग केमिकल फार्मूला लिखें तो उसको हम लोग बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। ठीक ना बच्चों। ये देखो, ये आयरन यानी लोहे को Fe से शो करते हैं सिंबल से। अब ये आयरन जो है, मान लेते हैं कोई भी गेट या किसी में चीज़ में भी आयरन है, ठीक है, वो आयरन से बना है, उसका रिएक्शन ऑक्सीजन और वाटर से होता है। ठीक, यानी हवा, ऑक्सीजन और पानी से जब रिएक्शन होता है किसी भी लोहे की चीज़ का लंबे समय तक, तो क्या बन जाता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ये बच्चों ये जो फार्मूला है ये रस्ट का है। ठीक, यानी जंग लगने जो लगता है उसका केमिकल फार्मूला है। यानी स्टार्टिंग में जो लोहा का सामान था, कुछ भी दरवाज़ा खिड़की जो थी, वो Fe था, ठीक है, उसको केमिकली Fe लिखते हैं। लेकिन बाद में वो किस में चेंज हो गया, आयरन ऑक्साइड में, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड में, यानी रस्ट में। यानी ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। फिजिकल चेंज में अभी हम लोग पढ़े बच्चों कि फिजिकल चेंज में कोई भी नया चीज़ नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में कोई और चीज़ था, लेकिन जब रिएक्शन हो गया हवा और पानी से, तो क्या बन गया, कुछ नया बन गया। तो जहाँ पे कुछ नया बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, केमिकल चेंज। ठीक ना। केमिकल चेंज में हमेशा ही कुछ ना कुछ नया बनता है, और फिजिकल चेंज में कुछ नया नहीं बनता है, केवल उसमें शेप, साइज, कलर और फिजिकल स्टेट में चेंज होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। एक और हम लोग केमिकल चेंज देखते हैं, एक्टिविटी 6.6। उसके पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया है कि ये सारी एक्टिविटी जो भी करनी है, फिलहाल मेनली ये टीचर के प्रेजेंस में करनी है। टीचर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, यानी टीचर आपको करके दिखाएंगे और आप केवल उसको ध्यान से देखेंगे जब टीचर जैसा बोलेंगे उसके अनुसार। ठीक। क्वेश्चन क्या है कि इस एक्टिविटी में हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीशियम मेटल लेंगे। मैग्नीशियम मेटल बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है बच्चों, ये लोहे की तरह इतना हार्ड नहीं होता, उसके रिबन शेप का होता है। ठीक है, रिबन जैसे होता है ना गर्ल्स का जो बालों में बांधती हैं, उसी की तरह होता है सॉफ्ट, लेकिन कागज़ की तरह होता है थोड़ा सा, वो कपड़े की तरह नहीं होता है रिबन। तो उसी आकार का मैग्नीशियम रिबन होता है। उसको जलाने पे क्या है, बहुत ज़्यादा लाइट निकलती है, बहुत चमचमाती हुई लाइट, मतलब रेडिएशन, बहुत हार्मफुल रेडिएशन निकलती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। तो वो हार्मफुल रेडिएशन अगर लगातार आप आंखों से देखेंगे तो आपके विजन कैपेसिटी, यानी आपके देखने की क्षमता को कम कर सकता है। ओके, इसलिए लगातार जब ये मैग्नीशियम रिबन को जलाने वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, तो उसको लगातार नहीं देखना है, क्योंकि ये हार्मफुल रेडिएशन निकालता है, बहुत ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन दिया गया, सावधानी आपको बरतना है ये एक्टिविटी करते समय। फिर यही इसको करने के लिए बताया गया है कि छोटा सा पीस लेंगे, पतला स्ट्रिप मतलब एक मैग्नीशियम रिबन का पतला सा पेज जैसा छोटा सा मान लीजिए काट लिए स्ट्रिप, और एक तरफ से उसको क्या है, किसी चीज़ से एक तरफ से हैंडल से पकड़ लेंगे, ठीक ना, चिमटे से, और दूसरी तरफ जो रहेगा दूसरा एंड, उसको कहाँ रख देंगे, कैंडल एक जलाए रहेंगे, ठीक, उससे आग पकड़ाएंगे तो ये जलने लगेगा, तो बहुत ही लाइट प्रोड्यूस करेगा। और एक तरफ से ये हाथ से नहीं पकड़ेंगे, इसको हैंडल से दूर से पकड़ेंगे, यानी किसी चिमटे से वगैरह से पकड़ेंगे और इस तरह से उसको जलाएंगे। तो ये देख रही है आप लोग, देख रहे हैं
कि बहुत ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करेगा, बहुत ही इंटेंस लाइट प्रोड्यूस करेगा, जिसको लगातार आपको ग्लेयर नहीं करना है, यानी लगातार एक टक लगा के नहीं देखना है। ठीक, यहाँ लिखा है ना ब्रिलियंट वाइट लाइट, यानी बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशन वाला लाइट प्रोड्यूस होता है। जब आप देखेंगे कि सारा जो मैग्नीशियम रिबन है जल जाएगा, तो वहाँ पे नीचे का आपको सफ़ेद राख मिलेगी। ठीक, वो सफ़ेद राख क्या है? क्या वो सफ़ेद राख भी मैग्नीशियम ही है? जो मैग्नीशियम का हम लोग रिबन लिए थे, क्या उसका कलर और सफ़ेद राख का कलर एक ही है? क्या दोनों एक ही चीज़ हैं? ये पूछा है। तो आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे कि यहाँ पर ये पेज सही है। देखिए, मैग्नीशियम मेटल को बच्चों Mg सिंबल से दिखाते हैं। ठीक है, और किसी भी चीज़ को जलाने के लिए किसके प्रेजेंस में जलाते हैं? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। आप लोग लोअर क्लास में पढ़े होंगे कि बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ जल नहीं सकता, बर्निंग पॉसिबल नहीं है। तो मैग्नीशियम मेटल का सिंबल ये हो गया, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएं तो जलने के बाद क्या बचता है? एक वाइट है, सफ़ेद रंग का राख बचता है, जिसका फार्मूला क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ठीक ना, वाइट एश, सफ़ेद राख ये बचा। तो यहाँ स्टार्टिंग में हम लोग क्या लिए थे? मैग्नीशियम रिबन, उसको जलाएं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक, और वो जल करके सफ़ेद राख में बदल गया। क्या ये चीज़ और ये चीज़ सेम है? बिल्कुल नहीं। ये मैग्नीशियम था और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है, यानी कोई नया चीज़ बन गया है ना बच्चों। तो एक नया चीज़ बन गया है, तो यानी ये किस तरह का चेंज हो गया बच्चों? केमिकल चेंज। हाँ, बिकॉज इन केमिकल चेंज देयर इज ऑलवेज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू थिंग फ्रॉम द प्रीवियस वन। यानी कुछ भी हम लोग जो लेंगे उससे कुछ नया ही बनेगा, सेम चीज़ नहीं बनेगा। यही केमिकल चेंज का सबसे इजी सा कॉन्सेप्ट है समझने का, कि हमेशा ही कुछ ना कुछ नया बनेगा केमिकल चेंज में। ठीक, इसका रिएक्शन आपको यहाँ पर करके दिखाया भी है। ठीक, और मैग्नीशियम रिबन का जो कलर है वो वाइट एश से बिल्कुल नहीं मैच करेगा। वाइट एश जो सफ़ेद राख बना है वो अलग रंग का रहता है, मैग्नीशियम रिबन का कलर अलग रहता है, और साथ में दोनों अलग केमिकल भी हैं, है ना। जैसा कि मैंने अभी एक्सपेरिमेंट केमिकल रिएक्शन लिख करके दिखाया, उसी रिएक्शन को यहाँ भी लिख करके दिखाया है। और नीचे ब्लू बॉक्स में क्या दिया है बच्चों? आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ये जो रिएक्शन है ये आपको हायर क्लास में भी पढ़ना है। क्लास 10th के पहले चैप्टर में केमिकल रिएक्शन है, तो सारे आपको पढ़ने हैं। फ़िलहाल आप बस इतना समझ लीजिए, ठीक है ना। जिस तरह मैंने समझाया था बस उतना समझ लीजिए कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से या एयर से रिएक्ट करके क्या बनाता है? सफ़ेद राख। जलने के बाद सफ़ेद राख, उस सफ़ेद राख का फार्मूला क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ठीक है ना बच्चों। तो फ़िलहाल अभी हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे इसके स्टार्ट करेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो सफ़ेद राख बना है वो आगे उससे क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं। जो एसिड बेस हम लोग चैप्टर पढ़े थे ना, मैंने बोला था कि एसिड बेस के कुछ कॉन्सेप्ट भी इस चैप्टर में आएंगे, तो आगे इसके हम लोग यहाँ से प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।